सोमलपुर के राजा सूर्य प्रताप बेहद ही प्रतापी और लोकप्रिय राजा थे। उनके राज्यपाठ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुखी से अपना जीवन यापन कर रही थी। सूर्य प्रताप का एक पुत्र तेज प्रताप था जो विवाह योग्य हो गया था, किंतु वह बालहट के कारण विवाह नहीं करना चाहता था। जो भी कन्या उससे विवाह करेगी उसे सुबह शाम एक एक लात मारेगा। इस शर्त पर कोई भी कन्या विवाह करने को राजी नहीं होती। कोई बिरला ही होगी जो इस प्रकार की शर्त को स्वीकार करेगी। राजा इस चिंता में दिन प्रतिदिन परेशान रहते थे। तेज प्रताप राजा का इकलौता बेटा था। अगर विवाह नहीं हुआ तो उनका राज पाठ और वंश आगे कैसे बढ़ेगा, यही चिंता राजा को दिन रात परेशान किए रहती थी। राजा ने दूर से दूर राज्यों में भी अपने बेटे के लिए न्योता भेजा, किंतु तेज प्रताप की शर्त के सामने कोई भी विवाह के लिए राजी नहीं होता। काफी समय बीत गए थे। एक कन्या रागिनी ने इस प्रकार की शर्त और चुनौती को स्वीकार कर विवाह करने के लिए हाँ भर दिया। समय और मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह संपन्न हुआ। सभी विधि विधान पूर्ण कर जब दोनों कोहबर में पहुंचे, तेज प्रताप ने अपनी नवविवाहिता पत्नी रागिनी को अपनी शर्त की याद दिलाई और एक लात मारने की बात कही। रागिनी ने कहा, आप मुझे लात तभी मार सकते हैं जब आप स्वयं से कमाने योग्य हो जाएंगे। अभी पिताजी के कमाई पर आप मुझे लात नहीं मार सकते। तेज प्रताप गुस्से से तमतमाया, कोहबर से बाहर चला आया और राज्य छोड़कर कमाई के लिए निकल गया। सवेरे जब तेज प्रताप की खोज की गई तो पता चला वह कमाई के लिए बाहर चला गया है। किसी ने ढूंढने का प्रयत्न नहीं किया क्योंकि रागिनी ने सभी को रोक दिया था। तेज प्रताप 2 दिन का मार्ग तय करके एक राजा के राज्य सुंदरनगर पहुंचा। वहां उसे अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिलती है। पहली जादुई घटना तेज प्रताप को चलते चलते एकाएक दीवार के नीचे लगी चूहों की महफिल पर नजर पड़ती है, जहां से मधुर संगीत का विस्तार हो रहा था। ऐसी संगीत जो अभी तक तेज प्रताप ने कही और सुनी नहीं थी। वह वहीं खड़े होकर देखता रहा। वहां चूहों की एक टोली थी। एक चूहा सुरीली आवाज में गाना गा रहा था, दूसरा ढोलक की थाप पर महफिल जमाए हुए था। कोई चूहा हारमोनियम की स्वर लहरियों को छेड़े हुए था। यही नहीं, अन्य विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बड़े ही सुगम संगीत का संचार कर रही थी। ऐसा देखकर तेज प्रताप को यकीन नहीं हो रहा था कि यह चूहे ऐसा कार्य कर सकते हैं। सभी चूहे अपना संगीत समाप्त कर बिल में वापस चले गए। तेज प्रताप उस संगीत को भुला नहीं पा रहा था। बैठे बैठे काफी देर हो गई थी। वह संगीत उसके कानों से हटने का नाम नहीं ले रही थी। तभी एकाएक उसकी एकाग्रता भंग हुई। सामने महफिल समाप्त हो चुकी थी। दूसरी जादुई घटना, वह उठा और कुछ दूर आगे चला। वहां नगर में एक नदी थी जिसे पार करके आगे का रास्ता पूरा करना था। तेज प्रताप उस नदी को पार करने की तरकीब सोच ही रहा था कि उसके पास एक सियार नाव लेकर प्रस्तुत हो जाता है। कहीं ये मालिक, क्या आपको नदी पार करनी है? तेज प्रताप की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यह क्या? सियार नाव चला रहा है और वह आदमी को बैठाकर उस पार करेगा। वह सोच में पड़ गया। सियार ने पुनः आवाज लगाई, मालिक, क्या आपको नदी पार करनी है? हाँ हाँ हाँ, मुझे नदी पार करनी है। आइए, नाव में बैठिए। तेज प्रताप सधे हुए कदमों से नाव पर सवार हो गया और कुछ ही देर में वह नदी के पार उतर गया। तीसरी जादुई घटना। तेज प्रताप ने इससे पहले अजीबोगरीब इस प्रकार की घटनाएं कभी नहीं देखी थीं। वह कुछ सोच समझ भी नहीं पा रहा था कि सामने एक तालाब नजर आता है। उस तालाब पर एक हंस और हंसिनी का जोड़ा कपड़ों को धो रहा था। कपड़ा धोने के बाद आसमान की ओर उछाल देता था। वह कपड़ा वापस जब जमीन पर आता तो सूखकर अपने आप तह लगा हुआ होता था। तेज प्रताप को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या इस प्रकार आसमान में कपड़ा उछालने पर सूखकर और तह लगकर आ सकता है? खैर, अब उसे धीरे धीरे आभास हो रहा था कि यह कोई जादुई नगरी है। यहाँ अजीबोगरीब घटना सामान्य हो सकती है। थकान के कारण वह वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया और हंसिनी के चमत्कार को अपनी आंखों से देख रहा था। हंसिनी अपना काम समाप्त कर वहां से उड़ गए। तेज प्रताप वहीं पेड़ की छांव में बैठा रहा। धूप कम होने पर वह आगे की ओर प्रस्थान करता है। चौथी जादुई घटना। तेज प्रताप अब राज्य के मुख्य बाजार में पहुंच गया था। शाम हो चली थी। बाजार में रौनक होने लगी थी। चारों ओर एक से बढ़कर एक सामान बिक रहे थे। कहीं खिलौने तो कहीं पकवान, कहीं सुंदर और रेशमी वस्त्र। पास ही एक बुढ़िया बैठी थी। उसकी टोकरी में 2 हाथ की ककड़ी और 4 हाथ का बीज था। ये पहली तेज प्रताप को समझ नहीं आई। वह फिर आश्चर्यचकित रह गया। इससे पहले उसने 2 हाथ की ककड़ी और 4 हाथ का बीज नहीं देखा था।
कुछ देर रुककर उस पहेली को समझने का प्रयत्न कर रहा था। पास ही एक खंभे पर बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था, जिस पर शहर में हो रही अजीबोगरीब घटना को बताने और सच साबित करने पर मुंह मांगा इनाम राजा द्वारा देने की बात लिखी गई थी। तेज प्रताप को अपने मेहनत से कमाई करना था, ताकि वह अपने शादी की शर्तों को पूरा कर सके, जो पत्नी को सुबह शाम एक एक लात मारने की थी। वह झटपट राजा के पास पहुंच गया। झटपट अपने आंखों से देखी गई सभी चारों घटनाओं के बारे में राजा को विस्तार से बताया। राजा साहेब, मैंने देखा कि चूहों की महफिल लगी थी और संगीत बजा रहे थे। दूसरी घटना, सियार नदी में नाव चला रहा था। तीसरी घटना, कपड़े हंस धो रहे थे और धोने के बाद हवा में उछाल, पर अपने आप सूख कर आता और अपने आप तह लग जाता था। और आखिरी में देखा कि एक बाजार में एक बुढ़िया एक हाथ का ककड़ी और 4 हाथ का बीज बेच रही थी। राजा, ये तुम विश्वास से कैसे कह सकते हो? तेज प्रताप जी हुजूर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। राजा, क्या तुम वह सब मुझे दिखा सकते हो? तेज प्रताप, हाँ अवश्य, आप मेरे साथ चलें। राजा, अगर तुमने नहीं दिखाया तो तुम्हें आजीवन बंदी बना लिया जाएगा। तेज प्रताप, जी हुजूर, किंतु एक बार चलकर देख ले। तेज प्रताप, अगर मैं आपको सच दिखा दूंगा तो आप मुझे आधा राज्य दे देंगे। राजा, अवश्य, हम वचन के पक्के हैं। तेज प्रताप, तो महाराज जल्दी करें, मैं आपको सभी घटनाओं को दिखा सकता हूँ। चारों जादुई घटनाओं का प्रमाण क्या तेज प्रताप दे पाएगा? जानते हैं, राजा अपने मंत्री और कुछ दरबारियों के साथ तेज प्रताप के पीछे पीछे चलते हैं। तेज प्रताप एक एक करके सभी जगह जाता है। पहले वह बुढ़िया के पास पहुंचता है। बुढ़िया दूर से सेना आती देख घबराकर वहां से भाग जाती है। तेज प्रताप को वहां बुढ़िया नजर नहीं आती। महाराज, यहीं बैठकर बुढ़िया खीरा और बीज बेच रही थी, न जाने कहां चली गई। यह घटना तुम्हारी गलत साबित हुई। ठीक है महाराज, अगली घटना दिखाना चाहता हूं राजा, चलो। वह सभी को लेकर उस तालाब के पास पहुंचा जहां हंस हंसिनी कपड़े धो रहे थे। राजा और उसकी सेना को आते देख अपनी गठरी बांधी और आसमान में उड़ गए। तेज प्रताप राजा को लेकर जब तालाब पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। राजा, यह घटना भी झूठी साबित हुई। तेज प्रताप सभी को लेकर उस नदी के पास पहुंचा जहां सियार नाव चला रहा था। सियार इतनी बड़ी सेना आती देख घबरा गया। सोचने लगा, मैं अकेला जीव इतनी बड़ी सेना को कैसे पार करा सकूंगा। विचार कर वह नाव छोड़कर भाग खड़ा हुआ। तेज प्रताप की यह बात भी राजा के सामने झूठ साबित हुई। तेज प्रताप, तुम्हारी यह सभी घटनाएं गलत साबित हो रही हैं। तुम्हें हमारे साथ मजाक नहीं करना चाहिए था। नहीं महाराज, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अपनी आंखों देखी बातें आपको बता रहा हूँ। बस अगली घटना को देख लीजिए जहां चूहे मधुर संगीत बजा रहे थे। सभी एक एक करके नदी पार कर गए। तेज प्रताप उन सभी को लेकर उसी दीवार के नीचे पहुंच गया जहां चूहों की मंडली जमी हुई थी और चूहे नाच गाना कर रहे थे। किंतु चूहों ने भी दूर से ढेर सारे लोगों को आता देख अपना सारा सामान लेकर बिल में छुप गए थे। तेज प्रताप चारों घटनाओं को साबित नहीं कर पाया था, अतः उसे बिना देरी के बंदी बना लिया गया। वह अपनी बातों पर डटा रहा, किंतु राजा ने एक बात नहीं सुनी और कठोर सजा देने का ऐलान कर दिया। तेज प्रताप की खोज आरंभ काफी दिन बीत गए थे। इधर तेज प्रताप की नवविवाहिता पत्नी रागिनी चिंतित होने लगी थी। अगर वह कमाई के लिए गया था और कमाने लगता तो लात मारने की लालसा में तुरंत लौट कर आता, किंतु लगता है उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो गई है। अब तेज प्रताप की खोज करनी चाहिए। रागिनी ने सुंदर युवक का वेश धारण किया और तेज प्रताप की खोज में निकल गई। ढेरों राज्य में तलाश की, किंतु तेज प्रताप का कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। रागिनी ढूंढते ढूंढते उसी राज्य में पहुंची जहां तेज प्रताप को कैद किया गया था। रागिनी ने भी वह सभी चारों घटनाओं को बारी बारी देखा और खंभे पर लगा उस इनाम के बारे में भी पढ़ा जो राजा के द्वारा घटना को सच साबित करने के बाद दिया जाना था। रागिनी को विश्वास हुआ कि हो ना हो तेज प्रताप को इसी राजा ने बंदी बनाया हुआ है। यह राजा की कोई चाल है जिसे कोई व्यक्ति सच साबित नहीं कर पाता। तेज प्रताप को कैद से छुड़ाने की रणनीति रागिनी ने बिना कुछ देरी किए वापस अपने राज्य लौट आई। अपने राज्य आकर रागिनी ने एक सेना तैयार किया जिसमें दर्जन बिल्ली, 2 कुत्ते, 2 चील और 1 शेर का बच्चा पाला। दोनों को भरपूर ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया गया। 1 महीने बीत गए। रागिनी ने दिन रात एक करके इन सभी को इतना अभ्यस्त कर दिया था कि रागिनी के बताए अनुसार कोई भी कार्य कर सकते थे। जब सभी रागिनी के आदेशों के अनुसार अभ्यस्त हो गए तो रागिनी उन सभी को लेकर उस राज्य की ओर राजकुमार के भेष में रवाना हुई। रास्ते में कोई उससे पूछता,
अरे भैया, क्या तुम करतब दिखाने वाले हो? राजकुमार सभी को न करते हुए यह सभी पालतू है ऐसा कहकर आगे बढ़ता गया। सफर पूरा कर राजकुमार सुंदरनगर पहुंच गया। रागिनी की सेना का लाजवाब मोर्चाबंदी, राजकुमार ने चूहों के पास बिल्लियों की फौज तैनात कर दी और उन्हें उसी प्रकार संगीत बजाने के लिए कहकर आगे बढ़ गया। आगे सियार मिला, उसके पास दोनों कुत्तों को तैनात करके आगे तालाब जहां हंसिनी कपड़े धोया करते थे, वहां दोनों चील को तैनात कर आगे बढ़ जाता है। शहर पहुंचकर बुढ़िया के पास शेर के बच्चे को तैनात करके राजा के पास दरबार में राजकुमार हाजिर हो जाता है। आंखों देखी पूरी घटना को साबित करने की बात कहकर राजा को अपने साथ चलने का आग्रह करता है। राजा अपनी शर्तों को राजकुमार से बताता है ताकि बाद में कहना सुनना ना रहे। राजकुमार पूरी तैयारी के साथ आया था, वह राजा को अपने साथ लेकर चला। राजा और उसके मंत्री को बुढ़िया ने दूर से आता देख भागने की कोशिश की, किंतु शेर का बच्चा पूरी मुस्तैदी से तैयार था। उसने बुढ़िया को भागने नहीं दिया। राजा ने बुढ़िया को देख लिया, पीछे खड़े शेर के बच्चे को भी देखा और कुछ कुछ समझ गया। आगे तालाब के पास हंसिन को भी राजकुमार ने दिखाया, जो कपड़े धोकर आसमान की ओर उछाल कर फेंकते थे। वह कपड़ा सूखकर और तह होकर वापस जमीन पर आ गिरते थे। राजा ने वह करतब भी अपनी आंखों से देख लिया। राजकुमार पुनः राजा को लेकर नदी के पास पहुंचा। वहां सियार नाव चला रहा था। सियार ने राजा और उसके मंत्रियों को बारी बारी नदी पार करवाई। सभी नदी के उस पार थे। राजकुमार ने दोनों कुत्तों को उसकी चौकसी में लगे रहने का आदेश देकर आगे बढ़ गया। अगली घटना चूहे की थी। इतनी बड़ी सेना आती देख चूहे भागने की सोच रहे थे, किंतु 1 दर्जन बिल्लियों का पहरा था। बिल्लियों ने उन्हें कड़ी चेतावनी और जान से मारने की धमकी भी सुनाई। चूहों की हालत टाइट हो गई, वह संगीत बजाते रहे। राजा ने आकर चूहों के महफिल को भी देख ली। राजा को हुई कैद शर्त के अनुसार राजा का पूरा राज्य राजकुमार का था। राजा के नौकर चाकर, महल और सैनिक भी। राजकुमार ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इस राजा को बंदी बना लो। आज से मैं तुम्हारा राजा हुआ। शर्त के अनुसार राजा अपने आप को तथा पूरे राज्य को हार गए थे। सिपाहियों ने फौरन राजा को बंदी बना लिया। पूरे राज्य में नए महाराज की चर्चा फैल गई थी। सभी नए महाराज से मिलना चाह रहे थे। राजकुमार ने सभी बंदियों को रिहा करने का आदेश दिया, किंतु उससे पहले वह सबसे मिलना चाहते थे। सभी बंदियों को उनके रिहाई का आदेश सुनाया गया। सभी खुशी के मारे नाचने गाने लगे। उन्होंने आजाद होने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। सभी बंदियों को रिहाई के लिए तैयार किया गया और राजा के सामने एक एक करके पेश किया गया। तेज प्रताप को रागिनी, जो अभी पुरुष भेष में राजा बनकर बैठी थी, पहचान गई। तत्काल आदेश दिया, इस व्यक्ति को अलग एक तरफ रोक कर रखा जाए। ऐसा ही हुआ। तेज प्रताप की समझ में नहीं आ रहा था। सभी बंदियों की रिहाई हो गई, किंतु मुझे क्यों रोका गया? क्या मैंने कोई गलती की जिसकी सजा मिल रही है? तेज प्रताप के प्राण सूख रहे थे। तभी राजा ने आदेश दिया, इस व्यक्ति को अतिथि गृह में ठहरने की व्यवस्था की जाए। राजा के आदेश का फौरन पालन हुआ। तेज प्रताप को अतिथि गृह में रोका गया। रागिनी के राजा रूप का भेद खुल गया। राजा जब अपने दरबार से फुर्सत पाए तो अकेले में अतिथि गृह तेज प्रताप से मिलने पहुंच गए। राजा को देखकर तेज प्रताप ने उनसे माफी मांगना आरंभ किया, किंतु राजा की मुख पर एक मुस्कान थी। राजा पुरुष वेश त्याग कर अपने वास्तविक स्त्री रूप में आ जाता है। तेज प्रताप इस स्त्री रूप को जानता था, क्योंकि वह उसकी पत्नी रागिनी थी। तेज प्रताप के आंखों में पश्चाताप का भाव था। वह अपनी पत्नी को लात मारने की शर्त पर ब्याह कर लाया था। आज उसके जीवन की रक्षा उसी पत्नी के द्वारा संभव हो सकी। तेज प्रताप ग्लानि के भाव में अपनी पत्नी के चरणों में ज्यों ही गिरकर चरण पकड़ना चाहा। रागिनी पीछे हट गई और कहा, आप मुझे पाप का भागी ना बनाएं, यह तो मेरा पत्नी धर्म था। आपकी रक्षा करना मेरा अधिकार ही नहीं, धर्म बन जाता है, और आपके ऊपर कोई विपदा आए तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। रागिनी ने पुनः अपना पुरुष रूप धारण कर राज्य में यह ऐलान करवा दिया कि वह स्वेच्छा से अपना राजपाट तेज प्रताप को सौंपकर अपने राज्य लौट जाएगा। ऐसा ही हुआ। अगले दिन पूरे विधि विधान से राजकीय सम्मान के साथ तेज प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। राजा को सुंदरनगर का राजपाट सौंपा गया। इधर राजकुमार नाटकीय ढंग से उस राज्य से गायब हो गया। कुछ दिनों बाद राजा तेज प्रताप अपनी पत्नी को राजकीय ठाट बाट के साथ लेने अपने पिता के राज्य जाता है। रागिनी, जो पूरी घटना की नायिका थी, वह तेज प्रताप के साथ अपने नए राज्य में खुशी खुशी चली जाती है। बस क्या था, रागिनी और तेज प्रताप अपने वैवाहिक जीवन को सुंदरनगर में जीने लगे। बच्चों, आपके जादुई नगरी की कहानी कैसी लगी और आपने क्या क्या सीखा?